क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स? आपके हिसाब से क्या है स्टेक होल्डर? एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर द सेम थिंग। बेटे मैं उस बच्चे को खींच के थप्पड़ मारने वाला हूं। ACCA तो कर रहे हैं आप, F1 कर रहे हैं बेटे नॉलेज लेवल में, लेकिन ये भी नहीं पता दैट दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट। Stakeholder is a bigger word and shareholder is a small circle within that bigger circle. Now what is the meaning of stakeholder? मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, आप सब ने मुझे आंसर देना है। हाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूं। Now please tell me, आप सब you are preparing for ACCA F1 accountant and business knowledge level, आप में से एक का नाम है बंटी, और बंटी का ये ACCA का F1 का पेपर क्लियर हो जाता है। क्या लगता है बेटे आप जो सक्सेस अचीव करेंगे, वेदर दैट इज ड्यू टू विच टाइप्स ऑफ फैक्टर्स? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सक्सेस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपका F1 F2 F3 क्लियर हो गया, नॉलेज लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। बेटे नो डाउट आपका हार्ड वर्क, आपके सेल्फ एफर्ट्स प्ले करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, दैट इज नॉट अ पॉइंट, नो डाउट, बट व्हाट हाउ मच परसेंटेज यू विल गिव टू योर हार्ड वर्क, हाउ मच परसेंटेज यू विल गिव टू अदर फैक्टर्स। बेटे सभी फैक्टर्स रिलेट करते हैं आपकी सक्सेस के लिए। आपका उस समय आपके पेरेंट्स की हेल्प, उनका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, ब्रदर्स का सपोर्ट, सिस्टर्स का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, बेटे उसके बाद गॉड, कायनात का सपोर्ट। जब तक ये सारे सपोर्ट्स नहीं होते तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती थी। आप अपने दोस्त से पूछ लीजिए, उसने शायद आपसे ज्यादा पढ़ाई की लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट मीन्स फॉर गेटिंग सक्सेस इट इज नॉट द हार्ड वर्क विच इज इंपॉर्टेंट। बेटे हार्ड वर्क के साथ मैं समझता हूं देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहीं से कहानी शुरू होती है, व्हाट आई मीन बाय स्टेक होल्डर्स। एक कंपनी, आजकल आप सुनिए रहे रिलायंस जियो की बात सुन रहे हैं बेटे, रिलायंस जियो ने मार्केट का शेयर अचीव कर लिया। एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, आइडिया सब बंद हो जाएंगे। जियो हैज अचीव्ड ह्यूज ब्रांड वैल्यू, मार्केट वैल्यू। क्या लगता है मुकेश अंबानी ने ये जो जियो का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और जो ब्रांड वैल्यू अचीव की, जो मार्केट वैल्यू अचीव की, वेदर इट इज ओनली ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ मुकेश अंबानी? और बेटे अगर एज अ कस्टमर आप उस कनेक्शन को नहीं लेते तो शायद रिलायंस जियो की इतनी गुडविल नहीं होती। अगर एज अ सप्लायर रॉ मटेरियल वो सप्लाई नहीं करते, मोबाइल फोन सप्लाई नहीं करते, तो आई थिंक इतना ब्रांड वैल्यू रिलायंस जियो नहीं कर सकता था। एज अ गवर्नमेंट इफ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट स्टार्ट नहीं होता तो आई थिंक, आपको लगता है बेटे क्या इतनी वैल्यू हो सकती थी रिलायंस जियो की? कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बेटे सोसाइटी, all those factors play a very important role in building the brand value or the market value of that Reliance. So today I'm going to start with the same concepts, that what I mean by stakeholders. Who are the persons who are concerned with, in building the brand value of a company? Why this is the huge market value of Hindustan Liver. I will be talking of Ranbaxy. मैं Ranbaxy की बात करूंगा, सिप्ला की बात करूंगा, HCL की बात करूंगा, अंबुजा सीमेंट की बात करूंगा, अपोलो टायर्स की बात करूंगा। बेटे मैं सभी कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करते करते आपको बताऊंगा, इट इज नॉट जस्ट द हार्ड वर्क ऑफ दैट कंपनी, they were able to earn huge profits or they were able to build the huge value only due to all the factors. There are no doubt some internal factors, there are some external factors, there are some connected factors, there are some primary factors, there are some secondary factors. आज के इस लेक्चर में बेटे मैंने आज आपको सभी फैक्टर्स के बारे में बताना है, तो प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें। आइए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी कुछ बात रखने वाला हूं दोस्तों, और मुझे रोकना मत आज, प्लीज मेरे को मत रोकना, मैं आज इमोशनल हो गया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल रियल लाइफ के केस स्टडीज की हेल्प से दैट व्हाट आई मीन बाय स्टेक होल्डर्स। मैंने आज आपके लिए गूगल क्रोम की बातें की हैं। मैं भूपेश आनंद आपके सामने बहुत सारी बातें आज लेकर आऊंगा और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताने की कोशिश करूंगा दैट व्हाट इज द मीनिंग
ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर है ही क्या? मैंने यहां लिखा कंपनी, इंटरनल शेयर होल्डर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, इंप्लॉइज, मैनेजर्स, ओनर्स, फिर लिखा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, शेयर होल्डर। बेटे इन सभी का योगदान है, इन सबका मैं ये कहूंगा इन सबका योगदान या इन सबका कुछ एफर्ट रहा होगा, स्टेक रहा होगा। बेटे स्टेक फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। गवर्नमेंट का कोई नॉन फाइनेंशियल स्टेक होगा, सोसाइटी का नॉन फाइनेंशियल स्टेक होगा बेटे, लेकिन इनकी 100% कुछ ना कुछ माइंड से और फाइनेंशियली दे मस्ट हैव सम स्टेक इन दैट कंपनी, and because of that stake, it becomes possible for that entity to have such brand value. तो आज के इस पूरे कंसेप्ट में मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूं। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। नो डाउट दैट इज नॉट इन माय कोर्स। आपके चैप्टर 5 में स्टेक होल्डर्स की राइट की बात नहीं की गई, बट मैं आपको राइट भी बताऊंगा। अगर वो शेयर होल्डर इन्वेस्ट ना करता, डिवेंचर होल्डर अगर अपने पैसे इन्वेस्ट ना करता, सप्लायर रॉ मटेरियल नहीं देता, कस्टमर अगर प्रोडक्ट नहीं परचेज करता, सोसाइटी अगर आपको एक्सेप्ट ना करती, गवर्नमेंट अगर आपको रेगुलेशंस में रिलीफ ना देती, तो बेटे आज वो ना होते जो आज आप अभी दिख रहे हैं। इट मीन्स for a corporate entity, all these factors play a very important role, and today I will be focusing on all those factors which are important. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कहानी किस्मत की। मैं भूपेश आनंद आज आपके लिए बेटे बगीचे से बड़े प्यारे प्यारे से फूल लेकर आया हूं, गुलाब का फूल, मोतिये का फूल, मोंगरे का फूल, एंड प्लीज आप उन सबको इकट्ठे करते रहो। सबसे पहली बात, वैसे तो आपको मैंने अभी हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड हैंड रिटन स्लाइड्स ऑल्सो। बेटे मैं थोड़ा सा एक बार दिखा दूं कि मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर की हुई हैं आप ही के लिए। अभी लिखेंगे बेटे। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप मेरी पहले कहानी को पूरा कंप्लीट तो होने दे बेटे। स्टेक होल्डर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी कंप्लीट माई स्टोरी। सो लेट मी कंप्लीट, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, that is what I mean by a stakeholder। बेटे stakeholder क्या होता है? मैंने कहा it is a person, it means it is a natural person or a artificial person, कुछ भी। मैंने यहां पे लिखा पर्सन। बेटे नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं, इट इज द नेचुरल पर्सन। कॉर्पोरेट एंटिटी इज आर्टिफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप ध्यान से मेरी बात को पहले समझें, मेरी कहानी अभी कंप्लीट होगी। स्टेक होल्डर इज अ पर्सन हु हैज अ स्टेक और क्लेम। बेटे या तो उसका स्टेक है या उसका क्लेम है इन एनी एस्पेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट में। आई एम नॉट कंसर्न विथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इन एनी एस्पेक्ट। स्टेक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ माइंड। बेटे या तो आप माइंड से उसके साथ रिलेट कर सकते हो, जैसे एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों की मैरिज अभी फिक्स नहीं हुई, होने वाली है, तो बेटे माइंड से वो दोनों के दोनों रिलेट हैं। लड़का लड़की के बारे में सोचता है, लड़की लड़के के बारे में सोचती है। इट मीन्स दे आर रिलेटेड बाय माइंड। सो यू कैन हैव अ स्टेक ईदर बाय फंड्स, ईदर बाय फाइनेंस, रोकड़ा, पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, और बाय माइंड और बाय मनी। तो बेटे स्टेक कैन बी बाय माइंड और बाय मनी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी रख रहा हूं। मैं बंटी की बात कर रहा हूं। एक बंटी था, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म, कहानी नहीं हुई। एक बंटी था। बेटे उस बंटी का नॉलेज लेवल क्लियर हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बंटी था, इसका नॉलेज लेवल क्लियर होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा? तो मैंने लिखा जी, सबसे पहला फैक्टर सेल्फ एफर्ट्स रहे होंगे। ये तो बात दिक्कत ही नहीं है बेटे, बिना हार्डवर्क के, बिना सेल्फ एफर्ट्स के इस दुनिया में कुछ मिल ही नहीं सकता। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दैट इज पेरेंट्स, माता और पिता। पेरेंट्स, दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग ब्लेसिंग्स, इन गिविंग सपोर्ट, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट टू बंटी। थर्ड इज फैमिली। बेटे फैमिली में पेरेंट्स के अलावा बड़े सारे होंगे, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा, चाची, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, बड़े पापा, छोटे पापा, सभी होंगे। बेटे फोर्थ इज फ्रेंड्स। बंटी के फ्रेंड्स ने भी सेक्रीफाइस किया होगा, गर्लफ्रेंड ने सेक्रीफाइस किया होगा जब इसके पेपर चलने वाले होंगे। बेटे
टीचर्स, क्या लगता है बेटे, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, आपको यूट्यूब के माध्यम से या पेन ड्राइव या फेस टू फेस के लेक्चर से बताता हूं, क्या लगता है टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा बेटे? होगा। सोसाइटी प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, गवर्नमेंट प्लेस, एंड डेस्टिनी बेटे, किस्मत के सितारे। मैं कहता हूं आप हार्ड वर्क कर लीजिए, आप सबका सब कुछ कर लीजिए, बट डेस्टिनी, समय इज प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. It means for success in knowledge level in F1, F2, F3 in ACCA, you require these supports, these factors. So I will say that these are stakeholders. They have a stake in the success of Mr. Bunty. आप बात को समझ पा रहे हैं? जैसा मैं कहना चाहता हूं, स्टेक होल्डर्स का मतलब है बेटे भागीदारी और स्टेक और योगदान, कुछ भी कह दीजिए, मैंने आई हैव यूज द वर्ड हिंदी ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया बेटे, अंडरस्टैंड करने में क्या है। लंदन में भी तो क्या हो गया, हिंदी समझ तो आती होगी बेटे। योगदान, भागीदारी, स्टेक बाय माइंड और बाय मनी। तो मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। बड़ा इंपॉर्टेंट केस स्टडी इस समय आपके सामने आ चुकी है, रिलायंस केस स्टडी। रिलायंस जियो, आज आप देखें कायनात कितनी बड़ी जिन जैसे बड़ा रूप ले लिया बेटे, विकराल रूप में आगे रिलायंस जियो। इंटरनेट सर्विसेज दे रहे हैं, मोबाइल सर्विसेज दे रहे हैं बेटे, वेब सर्विसेज दे रहे हैं, फाइबर, क्या क्या नहीं कर रहे बेटे। आज से 2-2.5 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ तो बड़ा ही छोटा सा रूप था, आज देखिए कितना बड़ा विकराल रूप आ गया। क्या लगता है बेटे, रिलायंस जियो का ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये जो मार्केट वैल्यू है, ये कौन कौन से फैक्टर्स में रिलेट करता होगा? मैंने उन फैक्टर्स को 8 फैक्टर्स में डिवाइड किया, 8 से ज्यादा भी हो सकते होंगे, बट याद करने के लिए ESSSCCCG, E for employees, S for shareholders, S for supplier, S for society, C for competitors, C for customers, C for बेटे 3 बार S लिखा, 3 बार C लिखा और लास्ट में लिखा G, गवर्नमेंट। आइए इसको हम देखें। मैंने आपके सामने रिलायंस जियो की एक झोपड़ी बना दी। मैंने कहा इस झोपड़ी का रूप ना होता, इतनी हैवी मार्केट कैपिटलाइजेशन ना होती, आज बाकी सभी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बंद होने के कगार पे आ गई हैं, बिकॉज रिलायंस जियो एक जाइंट रूप ले लिया है। नाउ इट इज ड्यू टू सप्लायर, अगर सप्लायर्स ने रेडी रॉ मटेरियल सप्लाई किया होगा, सोसाइटी ने इमेज बिल्ड की होगी, शेयर होल्डर्स ने अपने फंड्स दिए होंगे, कस्टमर्स ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया होगा, एंड एम्प्लॉइज मस्ट हैव प्रोवाइडेड देयर स्किल। तो बेटे मैं चाहता हूं कि आप सब ये लिख लें। मुझे लगता है कि आप, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी लग रही है, आप उस वीडियो को वहीं पे रोकें, पॉज करें और लिखें बेटे ESSSCCC। तो मैं आता हूं जी ESSCCC, E फॉर एम्प्लॉइज, S फॉर सप्लायर, S फॉर शेयर होल्डर, S फॉर सोसाइटी, C फॉर कस्टमर्स, C फॉर कॉम्पिटिटर्स, C फॉर क्रेडिटर्स, G फॉर गवर्नमेंट। बेटे हमारे इंस्टीट्यूट ने, ACCA ने क्या किया, इन द चैप्टर नंबर 5, अगर आप देखें, आपके सामने बुक हो कैप्लन की, BBBP की, तो आप उसको ओपन करें, आपको वहां दिखेगा स्टेक होल्डर्स दे हैव डिवाइडेड इनटू बेसिक 3 कैटेगरीज। इंटरनल स्टेक होल्डर्स आज डिस्कस करेंगे बेटे, उसके बाद उन्होंने कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की बात की, उसके बाद उन्होंने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात की। बेटे इंटरनल का मतलब है जो अंदर की बात है, अंदर जो आपके चल रहा है बेटे, जैसे इंप्लॉइज इंटरनल है, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, दे आर इंटरनल। कनेक्टेड क्या होते हैं, जो इंटरनल तो नहीं है बट आपसे उनका लिंक है, जैसे कस्टमर्स दे आर कनेक्टेड, क्रेडिटर्स दे आर कनेक्टेड, सप्लायर्स दे आर कनेक्टेड, फाइनेंस प्रोवाइडर्स दे आर कनेक्टेड। इट मींस हम क्या करेंगे, स्टेक होल्डर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलें। बेटे मैं चाहता हूं कि पहले यहां तक लिख लें, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, इसके बाद आगे चलूंगा। बेटे ये मैंने आपके सामने एक स्लाइड रख दी है, तो पहले आप इस स्लाइड को लिख लें। बेटे चैप्टर नंबर 5, स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर ऑफ organization are all those who participate in some way in the activities of the organization.
जो किसी न किसी रूप में भागीदारी करते हैं, योगदान देते हैं, ईदर थ्रू माइंड और थ्रू मनी. एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप हु हैज एन इंटरेस्ट एंड हु अफेक्ट और हु कैन बी अफेक्टेड. बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है. इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है. इट मीन्स अ ग्रुप. इट मीन्स अ ग्रुप. एनजीओ इज अ ग्रुप, सोसाइटी इज अ ग्रुप हु हैज एन इंटरेस्ट, जिसका उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है. हु अफेक्ट्स, बेटे ये सब बातें अलग अलग हैं. एक बात मैंने आपको बताई, हु हैज एन इंटरेस्ट, हु हैज एन इंटरेस्ट, हु अफेक्ट्स एंड हु कैन बी अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एक्शंस. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं ना बेटे. किस बात की जल्दी करनी है आप ये बताइए. आई रिपीट, you have to write down this. No doubt you will be asked with MCQs, but before answering those MCQs, बेटे आप अपने रजिस्टर पे जब लिखेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे. स्टेक होल्डर इज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप हु हैज अ इंटरेस्ट और हु कैन अफेक्ट और हु कैन बी अफेक्टेड. या तो वो अफेक्ट कर सकता है और या वो अफेक्ट हो सकता है with the decisions of the organizations, with the decision of the organization. तो मैं आ रहा हूं जी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स एज पर ACCA, एज पर चैप्टर नंबर 5, एज पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आप चेक करिए, देखिए ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटे आपके चैप्टर नंबर 5 के. अगर आप देखें तो स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन स्टेक होल्डर्स. तो आज के इस लेक्चर में बेटे 2 ही लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा. First is define stakeholders, second is define internal, external, connected stakeholders, identify the main stakeholders and objectives of each group, explain how different stakeholder group interact and how this. बेटे पांचों के पांचों हम आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं. आइए हम बेटे, इनको लिखना नहीं है, ये आपने ऑलरेडी आपके उसमें है, मैंने तो खाली दिखाना था इसलिए बता दिया बेटे. तो मैं लिख रहा हूं जी, आप लिख चुके हैं थर्ड पॉइंट में ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, कनेक्टेड. ठीक है जी, मैंने ये चित्र बनाया, अभी दिखाया आपको बेटे. बड़ी आई हैव डन ह्यूज हार्ड वर्क. पहले मैंने बनाया, फिर अपने स्टाफ को दिया, फिर उसने बनाया, अब मैं लेक्चर ले रहा हूं बेटे. कितनी मेहनत रही होगी. आप मुझे अगर सच में कह रहा हूं, आई विल फील हैप्पी इफ यू नोट डाउन दिस. प्लीज नोट डाउन. इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर दोज पार्टीज who are inside the organization. As the name indicates, internal stakeholders. बेटे जिस तरह से मैं लेक्चर ले रहा हूं, आप पूरे YouTube का चैनल ढूंढ लीजिए और किसी का लेक्चर नहीं मिलेगा जैसे मैंने एनर्जी से, जिस तरह से मैंने आपको PPTs, जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, जिस तरह से मैं क्रोम करके बता रहा हूं, बेटे खुला चैलेंज है, कोई नहीं बता सकता. आप अटेंड कीजिए. पार्टीज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर नेम्ड एज इंटरनल स्टेक होल्डर्स. बेटे पार्टीज अंदर कौन सी होती है? इंप्लॉइज. रिलायंस जियो के यहां पर जो इंप्लॉय होगा, जो डायरेक्टर होगा, जो मैनेजर होगा, जो इंप्लॉइज होंगे बेटे, दोज आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स. अब आप ये बताइए, जो इंप्लॉइज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, दे मस्ट बी हैविंग सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिलायंस जियो, फ्रॉम मुकेश अंबानी. इवन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस. बेटे चाहत होती है, उम्मीद होती है फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप मॉर्निंग में आ जाते हो, शाम तक उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हो, काम करते हो. इतना आप अपने घर वाली, अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते जितना आप उस रिलायंस जियो की कंपनी में काम टाइम लगा देते हो. तो बेटे आपकी उम्मीद होना, इट इज वेरी वेरी बट ऑब्वियस दैट यू मस्ट बी हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो मैंने यहां पे लिखा है एक्सपेक्टेशंस. क्या लगता है, अगर आप रिलायंस जियो के एक एम्प्लॉय बन जाएं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? कि आपको सैलरी मिले, टाइम से सैलरी मिले, इंसेंटिव्स भी मिले, आप अच्छा काम करें तो उसका एप्रिसिएशन मिले. तो बेटे मैंने वही लिखा है एक्सपेक्टेशंस में, पे, जॉब सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, सैटरडे को ऑफ हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, AC लगा हो, पिज़्ज़ा मिले, ये मिले, चाय मिले, कॉफ़ी मिले, लंच फ्री में मिले. ये सभी फैसिलिटीज को हम बोलते हैं वर्किंग कंडीशंस. सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ एम्प्लॉय. तो मैं कहता हूं एम्प्लॉय इज अ स्टेक होल्डर एंड दैट टू इट इज अ इंटरनल स्टेक होल्डर. मैंने कहा जी डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ये भी इंटरनल होते हैं बेटे.
बेटा इनकी भी तो एक्सपेक्टेशन है, इनकी भी तो फैमिली है, इनके भी तो बच्चे हैं, इनका भी तो अरमान है, इनका भी तो मन करता है पूरी दुनिया घूमने का. सो दे विल ऑल्सो हैव सम एक्सपेक्टेशंस, एंड एज अ कंपनी आई हैव टू फुलफिल दोज एक्सपेक्टेशंस ऑफ दोज स्टेक होल्डर्स. वो मैं अभी आ रहा हूं. मैंने अभी जस्ट बताया व्हाट आई मीन बाय स्टेक होल्डर्स. देयर आर 3 कैटेगरीज, इंटरनल, कनेक्टेड, एक्सटर्नल. तो मैं अभी इंटरनल की बात कर रहा हूं. दे ऑल्सो रिक्वायर स्टेटस, पे, बोनस. लिखें बेटे प्लीज राइट डाउन जॉब सिक्योरिटी. तो मैं आ गया जी कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स. बेटा अगर थोड़ा सा जल्दी लग रहा है तो आप पॉज करके लिखना है, फ्लो चार्ट प्रिपेयर जरूर करना है. कनेक्टेड, मैं आपसे कनेक्टेड हूं. क्या मीनिंग हुआ? मैं आपसे कनेक्टेड मीन्स मैं फाइनेंशियली आपसे कनेक्टेड हूं. या तो मुझे कुछ लेना है आपसे, और या आपने मुझे कुछ देना है. It means I am connected with you. I have some financial transaction with you. Either I am supposed to pay or I am supposed to get from something from you. I am financially connected with you. So either invest or will have dealings. देखिए जी, invest or will have dealings with the firm having diverse objectives. बेटे आराम से बेटे, या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब बेटे आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इक्विटी शेयर होल्डर भी हो सकते हैं. यू कैन बी अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यू कैन बी अ डिबेंचर होल्डर, और यू हैव अ डीलिंग कैसे हो सकती है? एज अ कस्टमर यू कैन डील, यू कैन बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिलायंस जियो. एज अ सप्लायर यू कैन सप्लाई द मटेरियल ऑफ दैट मोबाइल फोन. इट मीन्स यू कैन हैव अ डीलिंग ऑल्सो. तो कुछ ना कुछ होना जरूरी है, या तो इन्वेस्टमेंट या डीलिंग. उसको हम कहते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं. तो स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड कौन से हैं? कस्टमर, सप्लायर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फंड. आप देख लीजिए. शेयर होल्डर्स कौन है बेटे? जो इन्वेस्ट कर रहे हैं. इनकी डीलिंग्स हैं और इनकी भी डीलिंग्स हैं. इन्वेस्टर खाली शेयर होल्डर्स होते हैं, बाकी सब प्रोवाइडर्स, बाकी सब डीलिंग करते हैं. अब बताइए सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूं और आपसे ये कहता हूं, एज अ स्टेक होल्डर क्या एक्सपेक्टेशन होगी, एज अ कस्टमर क्या एक्सपेक्टेशन होगी, एज अ सप्लायर क्या एक्सपेक्टेशन होगी, एंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ फंड क्या एक्सपेक्टेशन होगी? Because I should be aware of the expectations, because as a corporate entity I am concerned to fulfill their expectations. I am concerned to fulfill their उम्मीद. So I should know what are their expectations. So शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा बेटे? आप बताइए, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं. आपने वो गुरु देखी थी रिलायंस की, धीरूभाई अंबानी. तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की, शेयर होल्डर की, कि जो उसने मार्केट प्राइस, जो शेयर परचेज किया है, उसकी वैल्यू बढ़ जाए, मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज हो जाए, अमीर बन जाए, वो अमीर बन जाए. वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी बेटे? जब मैंने नंबर ऑफ शेयर्स तो लिए, बट उसका मैंने लिए 10 रुपए के, हो गए बाजार में 1000 रुपए के, तो बेटा मैं अमीर बन जाऊंगा. सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस. सेकंड इज कस्टमर्स. क्या लगता है बेटे, एज ए कस्टमर जब आप रिलायंस का कनेक्शन लेते हैं तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जो आपने मोबाइल फोन लिया उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो सर्विसेज वो देंगे रिलायंस जियो वाले बेटे, उसमें व्हाट्सएप हो, उसमें जियो हो, उसमें डाटा मिले, सो सर्विसेज गुड्स बढ़िया क्वालिटी की हो. सप्लायर जिन्होंने चाइना से सामान दिया रिलायंस को, वो मोबाइल फोन के की बॉडी, तो वो सप्लायर्स और रॉ मटेरियल होंगे. व्हाट दे विल एक्सपेक्ट दैट रिलायंस जियो शुड पे देम देयर ड्यूज. प्रोवाइडर्स ऑफ फंड बेटे, डिबेंचर होल्डर्स, बैंकर्स. विजय माल्या भाग गया बैंक से लोन लेकर, बट बैंक की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? तो आप समझ रहे हैं बेटे, मैंने कहा देयर आर 3 कैटेगरीज एज पर ACCA. 1 इज इंटरनल, सेकंड इज कनेक्टेड. इसके अलावा जो बच गए बाकी सब कौन बेटे? झूंगे में एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. जैसे सोसाइटी इज अ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट इज अ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. तो बेटे इन सबको हम एक्सटर्नल में लेकर आ रहे हैं. डू नॉट हैव डायरेक्ट लिंक टू द ऑर्गेनाइजेशन. दीज shareholders do not have a direct link. Directly मैंने इस कान को नहीं पकड़ा बेटे, मैंने टेढ़ा पकड़ लिया. इनडायरेक्ट लिंक है. I have an indirect link. So those are named as. It means I am not an internal stakeholder. I am not an employee. I am not a director. I am not a manager. I am not a customer. I am not an investor. I am not a supplier. I am not a creditor. I am not a provider of fund. But still, I can have a stake in you. You know. I can be affected by your decisions. Society, NGOs, government, बेटे ये सभी लोग एक्सटर्नल में आएंगे. तो आप लिख लें कैन इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज. और बेटे यहां लिखा मैंने स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस. गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होगी आप बताइए कि भाई जो लेजिस्लेशंस बनाई हैं, जो सेबी गाइडलाइंस हैं, जो भी गाइडलाइंस लंदन में प्रिपेयर हुआ, यूके में, तो एज पर देयर लेजिस्लेशन दे शुड फॉलो दोज लेजिस्लेशंस। पब्लिक एट लार्ज, आप बताइए जी, आपने अभी कोई कनेक्शन नहीं लिया लेकिन रिलायंस डिजिटल में एंटर किया और वहां पे लड़के लड़कियां खड़े हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि वो आपसे अच्छी तरह से बात करें, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। एनवायरमेंटल ग्रुप्स, बेटे आप ये बताइए जो बड़े बड़े एंटीना लगते हैं रिलायंस जियो के या एयरटेल के, उससे अल्टीमेटली वहां के आसपास के लोगों को नींद नहीं आती है, उनको कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं। एनवायरमेंटल मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट पोल्यूशन। सो इन सभी के लिए आई विल से दीज पार्टीज आर नेम्ड एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब मैं एक बात बताने वाला हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आप ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि नो डाउट there are three stakeholders, three types of stakeholders as per ACCA, but as per ACCA मटेरियल देखिए उन्होंने एक कैटेगरी और बना दी। उन्होंने कहा ठीक है इंटरनल कनेक्टेड, एक्सटर्नल को छोड़ो, आप ये भी कह सकते हो ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द स्टेक होल्डर्स इंटू टू पार्ट्स। बेटे ब्रॉडली स्टेक होल्डर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एज पर ACCA, as per Kaplan, as per BBP, the shareholders, stakeholders can be divided into two categories. बेटे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी जब फॉर्म होती है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। व्हेन आई से प्राइमरी इट मींस द मेन ऑब्जेक्टिव। क्या लगता है अपोलो टायर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मैन्युफैक्चर टायर्स। मारुति सुजुकी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू बिल्ड, टू प्रिपेयर, टू मैन्युफैक्चर द कार्स। सिमिलरली स्टेक होल्डर्स भी दो तरह के होते हैं। बेटे आप खाना रोज खाते हो, सब्जी भी खाते हो, चपाती भी खाते हो, चावल भी खाते हो, अचार भी खाते हो, चटनी भी खाते हो, बट पिज्जा कभी कभी खाते हो, पास्ता कभी कभी खाते हो। तो बेटे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फूड एंड सेकेंडरी फूड। सेकेंडरी ना भी मिले चल जाएगा बेटे, लेकिन प्राइमरी ना मिले ना तो आप मरने की हालत हो जाएगी आपकी। इट मीन्स प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर दो स्टेक होल्डर्स हु कैन अफेक्ट और हु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, but secondary stakeholders are those stakeholders which do not have so much stake in the organization। तो यहां देखिए जी क्या लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मैंने ऐसे लिख दिया समझाने के लिए, बेटे स्टोरी है ना, कहानी है ना मेरी, रोटी कपड़ा और मकान। आई विल से these are the basic needs of a human entity. Similarly there are some basic stakeholders of an organization like employees, like customers, like I will say like directors, like suppliers, and there are some secondary stakeholders like I will say society, NGO, government. So I should, as a corporate entity, as an organization, I should give more preference to primary। मुझे ज्यादा प्राइमरी में देनी चाहिए। अभी हम देख लेते हैं क्यों प्राइमरी में देनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं बेटे, थोड़ा सा लिख लेंगे। लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। बेटे मैंने यहां लिखा स्टेक होल्डर्स को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। आप सब लिखें। अब देखिए एक बच्चा सो रहा है, नहीं आज मैं लेक्चर फेस टू फेस तो ले नहीं रहा, आपके लिए ले रहा हूं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है एक बच्चा लेट के पढ़ रहा है। बेटे प्लीज सिट स्ट्रेट एंड प्लीज राइट डाउन दिस। बेटे एक या दो लेक्चर में काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। आज एक लेक्चर ले रहा हूं, एक लेक्चर और लूंगा, उसमें रिवीजन भी करा दूंगा, खत्म। छोटा सा चैप्टर है बेटे, बड़ा ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बेटे मैंने इसको लिखा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑल इंटरनल एंड कनेक्टेड आर प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। बड़ी सिंपल सी बात है, जितने भी इंटरनल आपने लिखना है बेटे लिखना है इंटरनल, और जो भी कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कहते हैं वो प्राइमरी हैं, और जो कनेक्टेड नहीं है, इंटरनल भी नहीं है, दोज आर नेम्ड एज सेकेंडरी, उनको हम सेकेंडरी बोलेंगे। आराम से बेटे जल्दी तो है ही नहीं, किस बात की जल्दी करें यार।
एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, बेटे मैंने कहा, and external shareholders is the public. I will say those are external shareholders, and as a organization I should give more preference to primary stakeholders. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि what are the expectations and whether there is a conflict between those expectations or not. और नेक्स्ट क्लास में बेटे हम लेक्चर को रिवाइज भी करेंगे. मैंने आपके लिए ऑलरेडी ये स्लाइड्स, रिविजनरी स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, जो मैंने आपको दिखाऊंगा बेटे, रिविजनरी स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं. ठीक है जी. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी आराम से इस बात को समझ लें कि दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो मैंने आपको गूगल क्रोम की हेल्प से कुछ बताया या नहीं बताया, मुझे भूल गया, एक बार देख लेते हैं. बेटा स्टेक होल्डर्स, तो मैंने यहां लिखा है जी ऑल. तो इमेजेस डाली तो इस तरह से आ गया. बेटा न्यूज में देखेंगे तो न्यूज, मैं चाहता हूं ऑल टॉपिक्स जो भी हैं आप उसको एक बार जरूर बेटे गूगल से कनेक्ट किया करें, सो दैट यू कैन गेट मोर आइडिया दैट व्हाट आई वांट टू से. वांट हैप्पी स्टेक होल्डर्स, वो हम देखेंगे वेदर यू वांट हैप्पी स्टेक होल्डर्स और नॉट. सो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful. बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful. मिलते हैं दोस्तों, मिलते हैं.